स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जामिनर में। मैं राजीव। कल यार क्लास नहीं आ पाई थी, लाइट और बारिश के चलते लाइट की बहुत दिक्कत आ रही है। आज भी लाइट की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है इस टाइम सुल्तानपुर में। ठीक है, चलिए हम लोग आर्टिकल 31 तक की बातों को देखे थे। ठीक है, आज हमारी आर्टिकल शुरू होती है आर्टिकल 32। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अधिकार हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार की सुनवाई। तो कानूनी अधिकार की सुनवाई और मूल अधिकार की सुनवाई का अंतर इसके पहले के वीडियो में बहुत साफ मैंने आपको दिया हुआ है। आज का विषय क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम संविधान के पिता आधुनिक मनु, आधुनिक बुद्ध इसकी बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि अगर आपसे कहा जाए कि संविधान में क्या रखने लायक, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 के अलावा मैं पूरे संविधान में किसी भी आर्टिकल को, अनुच्छेद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा तथा संविधान का हृदय कहा। ठीक, तो यहीं से अपनी बातों को शुरू करते हैं। आज आइए देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। यह संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है। ठीक, मूल संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति, मूल संविधान ने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति प्रदान की है। रिट निकालने की शक्ति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ हमारा क्या होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5
प्रकार की रिट, ऐसी सुनाओ यार, जारी करता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में क्या कहेंगे, आर्टिकल 32 के द्वारा, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक, आर्टिकल 32 के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, 5 प्रकार की। जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, तो आर्टिकल 226 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये पॉइंट शायद तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। 32 के द्वारा कौन, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। 226 के द्वारा कौन, हाई कोर्ट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। यहां पे पॉइंट क्लियर। चलिए, 5 प्रकार कौन कौन से हैं, यहां पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम इनके 5 प्रकार को एक साथ देख लें। ठीक, आ जाइए। कुछ जो और पॉइंट है कौन कौन से, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के ये भी और 5 प्रकार के ये भी। ठीक, चलिए, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश, परमादेश। तीसरा क्या है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, तीसरा प्रतिषेध। चौथा क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण, और हमारा 5वां क्या होगा, और अंतिम क्या होगा, हमारा होगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। 5 रिट हो गई है हमारी। पहली रिट कौन सी है, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार परीक्षा। 5वीं क्या है, अधिकार परीक्षा। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है, बराबर आने वाला क्वेश्चन है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक, तो अब एक लाइन तुम यहीं पे और ऐड करो, फिर इन 5 को हम करते हैं एक्सप्लेन। ठीक, एक लाइन ऐड कर लो पहले। लाइन क्या होगी तुम्हारी, मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। यहां पे जब आप पेपर में जाइएगा या कभी आपको क्वेश्चन आए, तो पहली बात डायरेक्ट इसने एक शब्द दिया है मूल अधिकारों का संरक्षक। यहां पे क्वेश्चन दे दे भाग 3 का संरक्षक, अधिकारों का संरक्षक, मैग्ना कार्टा का संरक्षक, आर्टिकल 21 का संरक्षक, पूरी आर्टिकल 14 से 35 संरक्षक कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। यहां पे किसी भी तोड़ के क्वेश्चन देता है, मरोड़ के दे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आप इतना पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं अपने पहले शब्दों पे हम लोग। ठीक, चलिए, पहला शब्द क्या है आज का,
रिट का पहला शब्द मेरे भाई क्या है? पहला शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला शब्द क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर एक बेसिक सी बात आ जाए कि भैया इसका अर्थ क्या है, किसका शाब्दिक अर्थ क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, बात को समझो तुम कि भैया शब्द में इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा किसी को सशरीर, सशरीर का मतलब शरीर के साथ प्रस्तुत करना। सबसे पहले तुम यहां पे लिखोगे किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। तो सबसे पहला शब्द तुम्हारा यहां पे क्या आ गया? किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब लगभग तुम बात समझ में आ ही गए होंगे। बंदी, बंदी, बंदी कौन है? जिसको पुलिस अपने कस्टडी में करेगी, यही क्या है? यही तो बंदी है। बंदी प्रत्यक्ष करना, किसी के सामने जो बंदी है जिसको आपने कैद करके रखा है उसको ले जाके प्रस्तुत कर दे रहे हो, यही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। उसके कुछ अधिकार होंगे, उस जो कैदी है हमारे पास उसके क्या होंगे? उसके अधिकार होंगे। यही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस मामले में अगर इस मामले में कोई दिक्कत आती है तो कौन रिट जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के द्वारा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? पूरा यहां पे लिखते हैं कि उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय आदेश जारी करता है जो दूसरों की हिरासत में हो। इस लाइन का इतना सा मतलब क्या विषय होगा मेरा? उस व्यक्ति के संदर्भ में, ठीक लिखिए, उस व्यक्ति के संदर्भ में न्यायालय आदेश जारी करता है जो कि हिरासत में हो। जो कि कहां हो? हिरासत में हो। पहली लाइन हो गई। अब आदेश क्या जारी करेगा? आदेश क्या जारी करेगा? कि उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। क्या जारी करेगा? उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए जो हिरासत में है। यह जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह जो रिट है इसको आप आगे भी पढ़ चुके हैं कि हिरासत में। अब यह जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यह किसके किसके खिलाफ जारी हो सकती है? फिर क्वेश्चन आएगा। तो यह किसी सरकारी व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति, तो आप यहाँ पे सार्वजनिक व्यक्ति या गवर्नमेंट नौकरी करने वाला व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट किसी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, इसका एक पॉइंट और छोटा सा होगा। आपातकाल के दौरान क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन होगा? तो आप एक लाइन लिखेंगे कि आर्टिकल 352 के तहत यह रिट निलंबित नहीं होती। अनुच्छेद
352 के तहत यह रिट निलंबित नहीं होती। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, तो ये क्या था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, आगे बढ़े। सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे, अर्थ से लेके पूरा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब बताओ दूसरा कौन सा है, जल्दी बताओ। दूसरा हो जाएगा परमादेश। परमादेश अर्थ क्या है परमादेश का? परमादेश का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ है हम, शाब्दिक अर्थ है भैया, हम आदेश देते हैं। ये इसका क्या हो गया? यह इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। पहला क्वेश्चन सेटअप शुरू हो गया यहीं से। आर्टिकल 32 की सेकेंड रीत है परमादेश, उसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्लियर? चलो, यह एक नियंत्रण है। लिखो, चलो पहला पॉइंट, यह एक नियंत्रण है। परमादेश एक नियंत्रण है। ठीक, इसके द्वारा, इसके किसके द्वारा? परमादेश के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी सरकारी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। यह एक नियंत्रण है। ठीक, इसके द्वारा न्यायालय किसी सरकारी व्यक्ति को आदेश देता है। अब यार बात आई, आदेश क्या देता है? साफ साफ मतलब है हम आदेश देते हैं। ठीक, आदेश क्या देगा? जैसे हम हैं, मान लो कोई सरकारी मास्टर है, या तुम कोई गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति को देखो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति जो जिस काम के लिए नियुक्त किया गया हो वह कार्य वह ना कर रहा हो। मास्टर बनाया गया है, मास्टरी ना कर रहा हो। पुलिस है, पुलिस का काम छोड़ के सब कर रहा हो। तो यहां पे क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि वह व्यक्ति उसे जिस कार्य के लिए बाध्य किया गया है, करने हेतु बाध्य किया गया है, अगर वह कार्य ना करे तो कौन सा आदेश जारी होगा? परमादेश जारी होगा। कौन सा आदेश जारी होगा? परमादेश जारी होगा। इसमें आप लाइन लिखेंगे, वह उस कार्य को करे, जिस व्यक्ति की तुम जिस गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो वह उस काम को करे जिसके लिए बाध्य है। ऐच्छिक नौकरी नहीं होती, आप बाध्य है सर। ये नहीं कि आप मान सकते, ये सब कहानी बताने तो सुनने वालों को। बाध्य है, मास्टर है तो आप दस्तखत करके आप पढ़ाएंगे, पुलिस है तो आप कहाँ ड्यूटी करेंगे, जिस उस कार्य को करे जिसके लिए बाध्य है। अगर वह ना करे तो क्या जारी किया जाएगा? परमादेश जारी किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट तो लिखो, वह उस कार्य को करे, वह उस कार्य को करे, वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु लिए वह बाध्य है। जिस कार्य के लिए वह बाध्य है। कौन बाध्य है? जिस कार्य के लिए वह बाध्य है। अगर वह कार्य ना कर रहा हो तो, अगर
वह कार्य न कर रहा हो तो। कोई कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कोई शिकायत हुई तो क्या जारी होगी? परमादेश। इसमें यार अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या क्या है देखते हैं। ठीक, इसमें भैया जो अपवाद है वह है ये। कौन कौन है भैया? राष्ट्रपति, इनके खिलाफ कभी परमादेश जारी नहीं होगा। सेकंड, राज्यपाल, इनके खिलाफ कभी परमादेश नहीं जारी होगा। तथा CJI, इनके खिलाफ भी परमादेश जारी नहीं की जा सकता। ये क्या है? इसके अपवाद हो जाएंगे। अब तीसरा शब्द क्या है? तीसरे प्रकार की रीत कौन सी है? तीसरे प्रकार की रीत है प्रतिषेध। तुम संविधान में कई बार प्रतिषेध शब्द सुने होंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। तो आइए देखते हैं। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोकना। इसमें हम लोग क्या पॉइंट लेंगे? इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को इसे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। किसको किसको? सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा। किसको जारी किया जाएगा? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अधीनस्थ कौन है? सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे तुम कहते हो। एक दूसरे को जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? क्या रोकते हैं? अर्थ क्या है? रोकना। तो रोका क्या जाता है? तो कहा जाता है कि न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर, न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर अधिकार क्षेत्र, इतर अधिकार क्षेत्र में कुछ काम करने पर रोका जाता है। एक दूसरे अपने अधीनस्थ को जो इनके काम की अधिकारिता है, इतर का मतलब होता है अधिकार से हटके, भटक के अगर कोई निर्णय देते हैं या कोई कार्य कर रहा है न्यायालय, तो वो क्या देता है? इसको रोकता है कि आप अपनी सीमा के अंदर, अधिकार के दायरे के अंदर रहकर ही काम करें। ठीक, इस रीत में एक लाइन तुम और ऐड कर दो छोटी सी। इस रीत का उद्देश्य, वो लाइन क्या होगी इस रीत के उद्देश्य में? कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी सीमा में रहकर कार्य करें। अधीनस्थ न्यायालय अपनी सीमा में रहकर कार्य करें। ठीक, तो ये आपका हो गया मेरे भाई कौन सा टॉपिक? ये हो गया प्रतिषेध। ये कौन सा टॉपिक हो गया? ये हो गया तीसरा रीत, प्रतिषेध। अगर अब तुमसे कह दे कि परमादेश और प्रतिषेध में क्या अंतर है,
किसमें? परमादेश में और प्रतिषेध में। तो परमादेश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के विरुद्ध जारी होगा। एक सेकंड मेरे भाई, परमादेश, इतना जो डीपली पढ़ा रहा हूं ना, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि कहीं भी बैठ जाओगे, जितना टॉपिक पढ़ा दिया हूं अभी तक, वीडियो के पेपर से उठा लो, क्वेश्चन आए होंगे। आरओ यारो, लोअर पीसीएस, एसआई और सिपाही, आज पेपर सॉल्व करवा रहा था, सिपाही के एग्जाम में पेपर आए हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितना पढ़ा रहा हूं तो लेके बैठते, नोट्स क्रिएट करते चलो। मेरी गारंटी है कि पीसीएस प्री एग्जाम तक के क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। 80% क्वेश्चन जीएस बाहर से नहीं रहेगा, ठीक? इसकी चिंता तुम मत करना। किसमें अंतर? परमादेश में और प्रतिषेध में। और किसमें? प्रतिषेध में। परमादेश में और प्रतिषेध में, ठीक? अंतर परमादेश और प्रतिषेध, क्या अंतर है? यह जो है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। कौन? परमादेश। लेकिन प्रतिषेध केवल न्यायिक प्रक्रिया में जारी होगा। यहां पे पॉइंट क्लियर? यह कुछ समावेश करता है, समावेश, और यह रोकता है। यह दोनों में जारी हो सकता है, न्यायिक में, प्रशासनिक में। यह केवल न्यायिक प्रक्रिया में जारी होगा। अब अगला हमारा नंबर 4 वाला अधिक है उत्प्रेषण। नंबर 4 अधिक में भैया कौन सी है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कौन सी लिखी है हमारी? नंबर 4 उत्प्रेषण। शाब्दिक अर्थों में उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या अर्थ है? प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना किसका है भैया अर्थ? ये उत्प्रेषण का। प्रमाणित होना, सूचना देना, ठीक? इसे उत्प्रेषण को इसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को, इसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को तब जारी किया जाता है, या अपने अधीनस्थ निकायों को तब जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार से बाहर जाके निर्णय करें। ठीक है ना? औकात से बाहर निकल के निर्णय करेंगे तब क्या जारी कर देगा? भैया लिमिट में रहो, बैठे तुम्हारे बाप। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नीचे सिविल कोर्ट, एक क्रम। तो आप इसमें लिमिट में रह के रहिएगा। कब जारी किया जाएगा? इसे वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा, इसे वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ निकाय, न्यायिक निकायों को, अपने अधीनस्थ न्यायिक निकायों को, इसे वरिष्ठतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हों। क्लियर? बोल देगा कि
रहो अपने अंदर में, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, चलिए अब इसके बाद आएगा पांचवा और अंतिम, अधिकार परीक्षा। ठीक, पांचवा क्या आएगा? अधिकार परीक्षा। अंतिम लिस्ट हो जाएगी अधिकार परीक्षा। ठीक, शाब्दिक अर्थ। पहला क्वेश्चन आएगा भैया शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ लिखो, आपका क्या अधिकार है? आपका क्या अधिकार है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका क्या अधिकार है। इस रिट को न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए करता है। अपने पद के दावे की जांच के लिए करता है। पहला पॉइंट, इस रिट के माध्यम से व्यक्ति लोक कार्यों के अवैध अधिकार को रोकता है। इस रिट के माध्यम से व्यक्ति लोक कार्यालयों के अवैध अधिकार को रोकता है। तो 2 पॉइंट हमको इसमें लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की, अपने पद के दावे की जांच, अपने पद के दावे की जांच के लिए करता है। पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट ये क्या है? इसे न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए करता है। दूसरा क्या है? इस रिट के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में, व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अधिकार को रोकना है। अवैध अधिकार को रोकना है। क्या है? अवैध अधिकार को रोकना है। अगर अधिकार परीक्षा में हम एक शब्द आपको एक, जैसे क्या होगा, कुछ कम समझ में आया होगा क्योंकि 2 संवैधानिक टाइप की बातें हो गई यार। अगर हम एक लाइन आपको और दे दे थोड़ी सी आसान भाषा में, ठीक, तो देखिए क्या लाइन है इसका? अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। एक लाइन में अगर तुम्हें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या? अवैधानिक रूप से किसी
सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है। तो ये लाइन शायद क्लियर हो गई। अवैधानिक रूप से किसी सरकारी पद पे आसीन व्यक्ति के खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। ठीक, ये तीनों चारों लाइन शायद आपकी क्लियर हो गई होंगी। पांचों पॉइंट तो देख लिया आपने भैया। चलो ठीक है, अब आ जाओ तुम। एक दो पॉइंट और लिखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक, रिट जब जारी होती है तो रिट जब कोई रिट जारी होती है तो दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत प्रमुख हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक शब्द आप सुना होगा पिल, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक हितवाद। पहला शब्द मेरे भैया क्या है? लोक हितवाद पहला शब्द है। और दूसरा शब्द है न्यायिक सक्रियता। दूसरा शब्द है मेरे भाई न्यायिक सक्रियता, जुडिशरी एक्टिविस्ट। और पहला क्या है? पील। ठीक, ये शब्द दोनों आप सुने होंगे, आपको दोनों का मतलब नहीं पता होगा, ये मुझे पता। सुने आप दोनों शब्द। कभी कभी आप यार देखते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा मोदी को ज्ञान देगा, है आ जाओ तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। जब अपना काम छोड़ के दूसरे काम में ज्ञान देने लगो। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? फैसला देना। करोड़ों फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, एक एक केस 50-50 साल बीत जा रहा है। अपना काम आपको नहीं दिखता, आप क्या कर रहे हैं? मोदी फटकार रहे हैं, योगी फटकार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा रहे हैं। यही क्या है? अपना कार्य छोड़ के दूसरों के काम में दखल देना, अतिक्रमण करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। पहला कार्य क्या है? पिल। पिल जो जारी किया जाता है, लोक हितवाद जो जारी किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से जारी किया जाता है जो पीड़ित हो, जो हिरासत में हो, जो अभी बंद हो। यह कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे आपके लिए, जैसे कोई एक बंदी है, हिरासत में है, कोई पीड़ित पक्ष है, उसके लिए किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी के द्वारा जनहित याचिका जारी की जाती है। इसी को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका किसी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, न्याय पाने के अधिकार में सक्रिय जल्दी होने के लिए। यहाँ पे दोनों का मतलब है, भैया अपना काम छोड़ के दूसरे काम में चले गए। यहाँ पे कोई व्यक्ति बंदी है, कैदी, हिरासत में पीड़ित है, उसकी तरफ से हम एक संस्था है, उसके लिए बात करने गए, एक दरखास्त डाल रहे सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे तुमसे दो क्वेश्चन आएगा। पहला, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाएगा? पहला क्वेश्चन जो आने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है, जनहित याचिका का जनक। दूसरा, जनहित याचिका की जननी। दोनों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। जल्दी कमेंट करो अगर पता है तो। करो भाई, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक, यहां पे एक जज थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। इन्हें क्या कहा जाता है? जनहित याचिका का, ये भारत के न्यायाधीश थे, इन्हें कहा जाता है जनहित याचिका का जनक। और जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक, ये जननी है।
100 से ज्यादा पीआई फाइल किया था लोगों की उसके लिए। अब एक छोटी सी बात, जब तुमने इनको लिखा, तुम कहां गलती कर रहे हो? अब मान लो आने वाले एग्जाम में पूछ लिया, जनहित याचिका की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी किस राज्य से संबंधित थी, अब क्या करोगे तुम? मैंने पढ़ाया नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, तो ये तुम्हारा धर्म है मेरे भाई। तो तुम सर्च करके चीजों को अपडेट करते चलो। तुम क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। यूपीपी का एग्जाम आया, 20 का एग्जाम आया था, 20 का। अफ्रीका की एक कंट्री है इथियोपिया, उसकी मुद्रा पूछ लिया। याद है इथियोपिया की मुद्रा? नहीं याद है तुमको? अर्जेंटीना की राजधानी पूछ लिया। कितने पढ़ने वाले बच्चे जो हमसे पढ़ते हुए अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है नहीं बता पाएंगे भैया। अभी इथियोपिया किस महाद्वीप में नहीं बता पाएंगे। तो जब पढ़ा करो तो नेट एक्टिव करके उसको अपडेट करो। ये भैया क्या है? न्यायाधीश है, ठीक है, क्या है? ये किस राज्य से संबंधित है कि मर गई है? क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है ना। तो ये हो गया भैया हमारा आर्टिकल 32। इसलिए कहा था कि आर्टिकल 32 को एकांत में सही से पढ़ाऊंगा, कहा था ना। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियुक्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए सुनिश्चित करे, उनमें अनुशासन बनाए रखे, उनमें मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती और उनके मूल अधिकारों की रक्षा करें। फिर अगला आर्टिकल, यहाँ पे जो आर्टिकल 34 है, ये विशेष रूप से आपको क्या लिखना है कि संसद को स्पेशली क्या शब्द लिखा आपने? अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, खुफिया, जितने भारत के छोटे विभाग हैं बड़े जो अंदर काम करते हैं, आईबी जो भी काम कर, सशस्त्र बल जो आपके अर्धसैनिक बल जो ड्यूटी कर रहे हैं फोर्स वाले, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, खुफिया, दूर संचार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली, दूर संचार प्रणाली के नियुक्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के पालन एवं उनमें अनुशासन, उनके कर्तव्यों का पालन एवं उनमें अनुशासन बनाए रखे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इन्हें मूल अधिकारों से बनाए रखे तथा इन्हें मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है, तथा प्रतिबंध लगा सकती है। अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, खुफिया, दूरसंचार प्रणाली को
पहला काम इनके कर्तव्य तथा अनुशासन बनाए रखें और इन्हें सबको मूल अधिकार से वंचित रख सकती है और किसी भी अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 किसको अधिकार दे रहा है? आर्टिकल 33 अधिकार देता है कानून बनाने का, ठीक, संसद को। किसको? संसद को। अब इसके बाद एक शब्द अगला हमारा आएगा आर्टिकल 34 मार्शल लॉ संबंधित कानून। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ संबंधित कानून। इसमें क्या कह रहा है आर्टिकल 34 में? किसी भी क्षेत्र में सेना की विधिक या सेना की कार्यवाही हो तो मूल अधिकारों का निलंबन लगाया जा सकता है। अब अक्सर जैसे अभी आपको एक ताजी घटना बताऊं, मणिपुर इंटरनेट सेवा बंद है, बहुत सारे जगहों पे कर्फ्यू लग गया है। जम्मू कश्मीर में देखिए अक्सर पहले लगता था। तो जहां पे मार्शल लॉ के आर्टिकल 35 द्वारा कहीं पे अगर सैन्य गतिविधियां होती हैं तो वहां पे मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब किसी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां हो जब किसी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां हो तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अंतिम पॉइंट है आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए दंड का विधान कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड का विधान कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह दंड का विधान कर सकती है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए। अभी आप यार एक पॉइंट छोटा सा आता है जो एक कभी कभी किसी एग्जामों में ज्यादा नहीं आता कि वह कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो एक छोटी सी लाइन लिख लेना, बहुत छोटी सी लाइन होगी यार, 4-5 आर्टिकल बोलना है जल्दी जल्दी, ठीक। वह कौन से अधिकार हैं जो किसको नहीं प्राप्त है? विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एक आर्टिकल आपकी और हो जाएगी 30। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? ये केवल और केवल प्राप्त है भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को। इसके बाद 14, 20, 21 जो बचते हैं सारे लगभग किसको मिल जाते हैं? नागरिकों को भी मिल जाते हैं और विदेशियों को भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार भाग 3 हमारा समाप्त हो गया है। इसके लगभग सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने इकट्ठा करके आपको दे दिया है, ठीक। कुछ विवाद होंगे, कुछ विवाद बचे होंगे, 1, 2, 3 विवाद इसमें भी बचे होंगे
क्योंकि विवाद इसकी एसआई में बहुत ज्यादा आएंगे, उसकी एक अलग वीडियो में भाग 3 विवाद एक करके मैं या मुकदमे या करके आपको वीडियो दे दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, लाइट की थोड़ी समस्या है तो इस बात को समझ लेना यार। अगर वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं पड़ पाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत लाइट की होगी बारिश में, ठीक है। और आप अगर यूपी से होंगे तो आपको पता ही होगा कि थोड़ी सी बारिश हुई सबसे पहले कौन जाता है, लाइट जाती है। तो दिक्कत आ रही है हम लोगों के लिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर। धन्यवाद, नमस्कार।